Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Today we will discuss about PSY 101 Introduction to Psychology lesson number 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ लेसन कवर किया था, आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस. मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, कौन हैं, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स या फिर मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट का क्या किरदार था साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में. यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई ना वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो अंडरलाइन है या फिर अंडरलाइन नहीं है तो आप जस्ट रीड करेंगे. ओके. सो द पीरियड विच वॉज कॉल्ड यूरोप डार्क एजेस. अच्छा जी, यहाँ पे डार्क एजेस क्या है? पहला है डार्क एजेस, सेकंड मिडल एजेस, थर्ड है रेनेसेंस. हम आगे इन्हें डिस्कस करेंगे अभी. इन्होंने जो ये एजेस बताए हैं ये इन्होंने अपनी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए बताए हैं. डार्क एजेस किसको कहते हैं? डार्क एजेस कहते हैं डार्क एजेस में कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई साइंटिस्ट नहीं था, कोई भी डिस्कवरीज़ नहीं थी. ठीक है, लाइक कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था इनके टाइम पर. डार्क एजेस के टाइम पर किसी को कुछ नहीं आता था. तो ये उनकी हिस्ट्री का डार्क एज था, जब ना वहाँ पढ़ाई हो रही थी, ना कोई डिस्कवरीज़ थी, ना कोई साइंटिस्ट था, कुछ भी नहीं था. मिडल एजेस वो हैं जब थोड़ी बेहतरी आई, न्यू इन्वेंशंस होने लगी, लोग पढ़ने लगे, एजुकेशंस फ्लॉरिश्ड होने लगी. ये उनका जो है वो मिडल एज है. रेनेसेंस पीरियड ऐसा पीरियड है जब आपको बहुत से साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं. वहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश्ड कर गई थी, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया था एक टाइम पर. यूरोप के लिए ये जो था ना वो डार्क एज था, बट मुस्लिम्स के लिए ये डार्क एज नहीं था, क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो पढ़ भी रहे थे, इन्वेंशंस भी कर रहे थे, डिस्कवरीज़ भी आ रही थी, साइंटिस्ट भी बहुत सारे थे मुस्लिम पीरियड्स में. जब यूरोप का डार्क एज था तो मुस्लिम्स का जो है वो रेनेसेंस पीरियड चल रहा था. मींस कि यूरोप वालों ने बाद में इम्प्रूव किया, पहले मुस्लिम्स ने किया. सेकंड है हमारे पास सुपर नेचुरल फिनोमिना. मैंने अभी लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सुपर नेचुरल उनको कहते हैं जो जिन भूत होते हैं. ठीक है, तो पहले ये था कि सबको, अगर किसी को मेंटल इलनेस होती थी तो लोग यही समझते थे तो कोई भूत वगैरह, उनके ऊपर कोई भूत वगैरह का साया है. तो मुस्लिम्स ने जो है वो ये कॉन्सेप्ट दिया था, ह्यूमेन कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये भी एक मेंटल इलनेस है. जैसे हमारी बॉडी में इलनेस होती है सेम वैसे ही ये मेंटल इलनेस है, तो हमें इसको भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट इज़ मुस्लिम थिंकर एंड फिलोसोफर एस्टैब्लिश द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन स्पेन. स्पेन में मुसलमानों ने फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कायम किया था. आगे चलते हैं. मुस्लिम फिलोसफी टाइप्स ऑफ सोल्स. 2 टाइप्स ऑफ सोल्स होती हैं. फर्स्टली मैन इज़ कंपाउंड ऑफ बॉडी एंड सोल. सोल इज़ 2 टाइप्स. एक इंसान जो है वो 2 चीज़ों से बना है, 2 चीज़ों का कंपाउंड है, बॉडी और सोल का. ठीक है, तो इसकी 2 टाइप्स हैं, रूह रब्बानी और रूह हैवानी. रब्बानी क्या होती है? रूह रब्बानी वो है जिसमें आपका और आपके अल्लाह के साथ जो आपका कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. आप इसमें कुछ भी गलत करने के बारे में नहीं सोच सकते, और ना ही आप किसी गलत कामों की जगह पर जाते हैं या फिर कोई गलत काम करते हैं. इसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं करते. आप आगे है रूह हैवानी. इट इज़ द फोर्स विद द हेल्प ऑफ विच मैंस फुलफिल ऑल हिज डिज़ायर. इसमें ये होता है कि इंसान अपनी जो दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं उसको पूरा करने की कोशिश करता है कि अच्छा भाई ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. लेवल ऑफ नफ्स डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स. ठीक है, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लिवामा एंड नफ्स अम्मारा. अब आपने इसको ऐसे याद रखना है. नफ्स मुतमइन्ना में आप बिल्कुल मुतमईन है कि भाई हम कि कोई गलत काम नहीं कर सकते. द बॉडी एंड सोल आर इन कम्प्लीटली हारमोनी. हमारा कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें मुतमईन होते हैं. सेकंड है नफ्स लिवामा. इसमें आप जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आप करना भी चाहते हैं और आप नहीं भी करना चाहते. देखिए, मैन इन अ स्टेट ऑफ डू एंड डोंट. नफ्स हमारा. एट दिस स्टेज नेगेटिव फोर्सेस हैव कम्प्लीटली कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल. इसमें आपको जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं ना उन्होंने आपको पूरा कंट्रोल कर लिया होता है. इसमें आप हर बुरा काम करते हैं. आप ये नहीं सोचते कि आपका अल्लाह नाराज़ होगा या आप कुछ गलत कर रहे हैं. नहीं, आप कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं. आप जस्ट अपने बारे में सोचते हैं. अच्छा जी, तो अब हम अपने मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की तरफ वापस आते हैं. इसमें है सबसे पहले इमाम राज़ी. इन्होंने कहा जब इंसान दुनियावी की चीज़ों के साथ अटैच होता है ना तो उसके अल्लाह के साथ अटैचमेंट होती है, अल्लाह के साथ वो दूर हो जाता है. आप अल्लाह से मोहब्बत करो. ठीक है, देखिए ये जो चीज़ें हैं फिज़िकल थिंग्स वो तो वो किसी उसने दी हैं, वो किसी भी टाइम वापस ले सकता है. तो आप अल्लाह से मोहब्बत करो और इस हाई लेवल पर जाकर करो कि आप कंफ्यूज ना रहें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं. अल फराबी पोइट थे, फ़िलासफ़र भी थे. इन्होंने ये कहा है कि मैन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स. इंसान 2 एलिमेंट्स का मरकब है, बॉडी एंड सोल. ठीक है, बट ये कहते हैं ही वॉज ऑफ द व्यू दैट देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल. बॉडी और सोल के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है. यह आप MCQs के लिए याद रखिएगा. ठीक है, कि किसने कहा था? इब्न मुस्काविया. इन्होंने भी यही कहा है मैन इज़ अ कंपाउंड ऑफ बॉडी एंड सोल. इन्होंने ये कहा है रूह इज़ द मेन फैक्टर दैट कंट्रोल्स ओवर एक्शन मेंटेन देम. रूह वो फैक्टर है जो हमारे एक्शन को और तमाम कामों को कंट्रोल कर रही होती है.
अगर रूह आपके जिस्म को कंट्रोल करती है तो मीन्स आप हेल्दी हैं, और अगर आपका जिस्म आपकी रूह को कंट्रोल करता है ना तो मीन्स ये कि आप मेंटली इल हैं। फोर्थ इज़ इब्न सीना, इन्हें इंग्लिश में एविसीना भी कहते हैं। ये फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, फ़िलासफ़र भी थे और एक ग्रेट फिजिशियन थे मिडल एजेस के। ठीक है, इन्होंने सेंटिमेंट्स के बारे में बताया था, गेव इम्पोर्टेंस टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। सेंटिमेंट्स कहते हैं जज्बात को, जो फीलिंग्स होती हैं आपकी उनको। ठीक है, ही सैड मैन इज़ अ वे फ्रॉम गॉड लव्स, ही इज़ ऑल्सो वे फ्रॉम मैंस लव। जो शख्स खुदा से दूर होता है वो इंसान की मोहब्बत से भी दूर होता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो लोगों पर भी रहम करता है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 काइंड्स ऑफ माइंड। इन्होंने माइंड्स की 3 काइंड्स बताई थी, वेजिटेबल माइंड, एनिमल माइंड एंड ह्यूमन माइंड। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये डिस्क्राइब नहीं किया हुआ तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। इमाम गज़ाली बिलीव दैट सेल्फ विच इज़ कॉल्ड कल्ब इज़ द एसेंस ऑफ मैन। इन्होंने जो कल्ब वर्ड यूज़ किया है ना, इसका मतलब है ज़ात, ज़मीर। एक इंसान की जो ज़ात होती है, जो उसका ज़मीर होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका ब्रेन है, तो इन्होंने कहा है इंसान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उसका कल्ब है, उसकी ज़ात है। ये इंसान का सेल्फ ही है जिसे कोई भी साइकोलॉजिकल फिनोमिना ओरिजिनेट करता है। मैंने कब गुस्सा किया, मैं कब किसी से नफ़रत से बात कर रही हूँ, किसी से गुस्से से बात कर रही हूँ या किसी से प्यार से बात कर रही हूँ, ये सब जो है वो इसमें आता है। सेकंड देखें, इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 6 पावर ऑफ सेल्फ। इन्होंने कहा कि 6 पावर्स होती हैं सेल्फ की, ज़ात की, जो है एंगर, इम्पल्स, एप्रीहेंशन, इंटेलेक्ट, एपिटाइट एंड विल। एंगर तो गुस्से को ही कहते हैं। इम्पल्स कहते हैं अचानक से कोई ख्वाहिश होना। फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हैं और बैठे बैठे आपका दिल करे भी आपको बर्गर खाना है, तो ये अचानक से कोई ख्वाहिश ज़ाहिर हुई। ठीक है, इसको कहते हैं इम्पल्स। एप्रीहेंशन से कहते हैं सिक्स सेंस को, कुछ होने वाला है, आपको पहले से ही जो है ना उसकी वाइब्स आ रही हैं कि भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मतलब कुछ भी होने वाला है, तो सिक्स सेंस जो आपका चल रहा होता है ना उसको कहते हैं एप्रीहेंशन। ठीक है। इंटेलेक्ट कहते हैं कोई चीज़ समझना। ओके। एपिटाइट भूख। विल कहते हैं कोई चीज़ चाहना। फॉर एग्जांपल हम मोस्टली ये कहते भी हैं ना कि हमारी विल पावर इतनी है, ये है, वो है, तो ये वो वाला विल है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंगर इज़ द बीस्टली पावर एंड इंटेलेक्ट इज़ द डिवाइन पावर। एंगर इज़ द बीस्टली पावर का ये मतलब है गुस्सा जो है वो इंसान के अंदर दरिंदगी वाली पावर पैदा करता है। ठीक है, और इंटेलेक्ट इज़ द डिवाइन पावर, इसका ये मतलब है समझने वाली पावर जो अल्लाह से रिलेट होती है, जो आपको अल्लाह के करीब कर देती है। ठीक है, आगे है हिज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड कंट्रोडक्टरी ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल इलिटरेसी इज़ ट्रीटेड विद लिटरेसी, क्योंकि जाहिलाना जहन को इनकी रोशनी से ट्रीट किया जाए। ठीक है, आगे है द थेरेपिस्ट वॉज नेम्ड शेख एंड पेशेंट कॉल्ड मुरीद। जो उस टाइम के इन्होंने कहा, जो उस टाइम पे थेरेपिस्ट होते थे ना उनको इन्होंने नाम दे दिया शेख का, और जो पेशेंट होते थे उनको नाम दे दिया इन्होंने मुरीद का। ठीक है, इब्न अरबी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ वहदतुल वजूद विच मीन्स मैन इज़ द पार्ट ऑफ गॉड हिमसेल्फ। बेसिकली वहदतुल वजूद हमने पहले भी पढ़ा है, मोस्टली पढ़ा होगा आप लोगों ने। इंसान वो है, वहदतुल वजूद के जो मीन्स है वो ये, इंसान वो है जो खुदा की ज़ात का एक हिस्सा है। मुजाहिद अल-अफ़सानी को स्किप कर दें, आगे बढ़ते हैं हम शाह वलीउल्लाह। ये शाह वलीउल्लाह इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको बताया है, इमाम गज़ाली इज़ इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, शाह वलीउल्लाह। मेंशन नंबर 2 फैक्टर, बीसली फोर्स और बाहिमी। बीसली फोर्स कहते हैं बाहिमी को, और रब्बानी कहते हैं डिवाइन पावर। बीसली मैंने अभी आपको बताई है कि वो फोर्स जो बुरी फोर्स होती है, और रब्बानी मैंने अभी बताया है कि अच्छी फोर्स जो आपके जिसमें आपके अल्लाह के साथ जो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बोथ आर कंट्राडिक्टरी फोर्सेस आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, दिस इज़ कॉल्ड तजज़ुब। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, तो इस अमल को कहते हैं तजज़ुब। एंड देयर इज़ नो स्ट्रगल बिटवीन दीज फोर्सेस then the individual condition is called इस्तिला, mentally healthy and well balanced। जब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रही होती, कोई भी मुखालिफत नहीं हो रही होती, तो मीन्स आपका जो माइंड है वो बिल्कुल स्टेबल है, आप बिल्कुल पुरसुकून हैं, आपका जो माइंड है वो वेल बैलेंस्ड है। व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग एंड हैव कॉन्फ्लिक्ट देन इट इज़ कॉल्ड इलाही तजस्सुब, टेंडेंसी टूवर्ड मेंटल इलनेस। जब दोनों फोर्स के दरमियान झगड़ा भी है और कशमकश भी है, तो इस स्टेज को कहते हैं इलाही तजस्सुब। डेवलपमेंट सिंस 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए थे, उन्होंने अपनी फैकल्टीज़ में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दी थी, उनके बिहेवियर्स चेंज होने लग गए थे। तो 17th सेंचुरी में जो है वो काफ़ी सारी चेंजेस आए थे।
इसी में आगे है रेने डिस्कार्ट। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वॉज हिज अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। इन्होंने जो है वो दिमागी जिस्म के मसले को सॉल्व करने की कोशिश की थी, ठीक है। इसी में इनकी जो बुक है उसका नाम है ऑन मैन। आपने इसके अंदर इतना कोई ख़ास याद नहीं रखना है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट जो हाईलाइटेड है वो आपने MCQ के लिए बस माइंड में रखने हैं, ओके। इसमें है फ्रांस जोसेफ, नॉन फॉर हिज वर्क ऑन फ्रेनोलॉजी। इन्होंने जो काम किया था वो फ्रेनोलॉजी में किया था, आपने बस इनका भी बस यही याद रखना है MCQs के लिए। जॉन लॉक इंपॉर्टेंट है तो आपने ये थोड़ा सा याद रखना है। हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी वॉज एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने जो है वो एसे लिखा था ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर। हिज प्राइमरी क्वेश्चन वॉज हाउ द माइंड एक्वायर्स नॉलेज। इंसान कैसे इल्म हासिल करता है, लाइक वो कैसे सीखता है, वो कैसे एक्सपीरियंसेस करता है, ये सब कुछ इन्होंने कहा था जॉन लॉक ने, ठीक है। तो इनमें हम यहाँ देखेंगे ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ तबुला राजा। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो तबुला राजा का दिया था। इन्होंने कहा कि पीपल आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड विद एम्प्टी माइंड। पीपल जो एक इंसान जो पैदा होता है वो बिल्कुल एम्प्टी माइंड के साथ पैदा होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं तबुला राजा। फॉर एग्जांपल लाइक अ ब्लैंक स्लेट, जैसे एक ब्लैंक स्लेट होती है वैसे ही एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका माइंड होता है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, वो कुछ सीखता है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, या फिर उसको कोई कुछ सिखाता है, तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को तबुला राजा। जॉन लॉक ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था वो तबुला राजा का दिया था। लेटर इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे स्किप कर देंगे। एमरजेंसी ऑफ स्कूल थॉट्स। स्कूल थॉट्स एक्चुअली कहते हैं व्यूज़ मतलब किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट्स, इसके अंदर आपको ये बताया गया है विलियम वॉन्ट इन जर्मनी established the foundation of psychology by founding the first psychological laboratory in Germany in 1879। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने याद रखना है कि विलियम वॉन्ट ने जो है वो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कायम की थी जर्मनी में, ठीक है। आगे है द फ्लोइंग अर्ली अप्रोचेस और कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स गाइडेड द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। स्कूल ऑफ थॉट्स में ये सारी अप्रोचेस आती हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्ट्रल साइकोलॉजी, ये सब कुछ आता है, ओके। तो हम स्ट्रक्चरलिज्म देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं फंडामेंटल एलिमेंट that from the foundation of thinking, conscious emotion and other kind of mental state and activities। सोच, जज्बात और कॉन्शियस को लेकर बुनियादी चीज़ों को देखना है, मीन्स के प्राइमरी लेवल पर जाकर देखते हैं। कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई डिसीज़ है, आपने उसको बिल्कुल प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करना है देखना, उसके बाद आपने जो है वो कुछ करना है, उसके बाद आपने जो है वो कोई रिज़ल्ट देना है, लेकिन आपने देखना जो है वो प्राइमरी लेवल से है। आपने प्राइमरी लेवल से, बुनियादी लेवल से जो है आपने उसकी स्टडी करनी है किसी भी चीज़ की। फंक्शनलिज्म, इट इज़ एन अप्रोच दैट कंसनट्रेटेड ऑन व्हाट द माइंड डज। हमारा दिमाग क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ एंड द रोल ऑफ बिहेवियर, ये सब कुछ जो है हमारा फंक्शनलिज्म में आता है। दिस स्कूल फाउंडेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स। ये जो स्कूल है वो कायम किया था अमेरिका में विलियम जेम्स ने, ठीक है। आगे है गेस्टल साइकोलॉजी, एन अप्रोच दैट फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन एंड थिंकिंग इन अ होल सेंस रेदर देन ऑन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द इंडिविजुअल पार्ट्स दैट मेक अप थिंकिंग। इसमें इन्होंने ये कहा है कि आपने जो है वो, फॉर एग्जाम्पल डिसीज़ है, आपने उसको जो है ना अलग अलग करके स्टडी नहीं करना। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में तो उन्होंने कहा था ना कि बिल्कुल प्राइमरी लेवल से करनी है, आपने गेस्टल साइकोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो गेस्टल साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई चीज़ है तो आप उसको होल जो है वो स्टडी करें, आप उसके अंदर तक ना जाएं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीज़ है, आपने उसको डायग्नोज करना है, तो आप जो है वो उसके ऊपर से स्टडी करें, अंदर तक ना जाएं। देखें कि वो कब हुई, कैसे हुई, ये मत देखें कि वो कितने टाइम से हो रही है, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सब कुछ नहीं देखें। बस आप उसके मेन फैक्टर्स देखें और ट्रीटमेंट करें, बस। गेस्टल साइकोलॉजी का यही मतलब है। स्किप कर दें और यहाँ आ जाएँ बायोलॉजिकल मॉडल। बायोलॉजिकल मॉडल ऑब्वियसली हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आ जाता है रोल ऑफ ब्रेन, जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ETC। अगर आपने बायो पढ़ी है तो आपको पता होगा ये सब क्या होता है, और अगर नहीं पढ़ी तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। बाकी है साइकोडायनेमिक मॉडल, ओके। द अप्रोच दैट कॉन्सेंट्रेट्स on belief that behavior is motivated by the inner forces over which individual have little control. It was founded by Sigmund Freud in 90s। साइकोडायनेमिक मॉडल में सिगमंड फ्रॉइड ने हमें ये बताया कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर जो बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, फॉर इस जो हमारी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो अगर हमारे माइंड में आती हैं, और ऑब्वियसली हम उनको याद नहीं करना चाहते, अगर कोई हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है, अगर हम उसको नहीं याद करना चाहते, बट वो हमारे माइंड में जनरेट हो जाता है, तो हम उसको रोक भी नहीं सकते, फिर हमारा ऑब्वियसली मूड ख़राब हो जाता है और फिर हम अजीब सा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो ये जो होती है ना, ये फोर्सेस जो होती हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो साइकोडायनेमिक मॉडल में यही बताया सिगमंड फ्रॉइड ने।
कॉग्निटिव वर्ड जो है वो कॉग्निशन से निकला है, जिसका मतलब है थिंक, सोचना। अब कॉग्निटिव मॉडल में इसी चीज़ पर फोकस किया गया है कि लोग दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। बिहेवियरल मॉडल, इसमें इन्होंने कहा है द साइकोलॉजिकल मॉडल फोकस ऑन द ओवर्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इसमें इन्होंने कहा है कि आपका जो भी बिहेवियर है ना, आपका जो पास्ट का बिहेवियर था, पास्ट में कैसे थे कैसे नहीं थे, वो पास्ट था। बट अभी आप जो हैं जैसे हैं अभी, आपके प्रेजेंट को देखते हुए ही आपकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ह्यूमनिस्टिक मॉडल, दिस साइकोलॉजिकल मॉडल दैट सजेस्ट द पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स. It is considered as one of the newest and major approaches to psychology. This approach rejected the behavior that determined by automatic biological forces, unconscious process और by the environment. ये कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बायोलॉजिकल फोर्सेस क्या थी, आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस क्या था, आपका एनवायरनमेंट क्या था, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था। ये कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपके अपने कंट्रोल में, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा बिहेव करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लेसन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है आज। अगर आपने लेसन नंबर 2 अच्छे से समझ लिया तो आपका जो पूरा कोर्स है वो इसी पे बेस करता है। स्टूडेंट्स, तो मैंने जो आपको इस लेसन में जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं ऑलमोस्ट वो इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना तो समझने में आपको बहुत ईजी होगा और आप खुद भी लिख सकेंगे। बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए सारे। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।